चलिए देखिए, हम लोग यहाँ पे जो बात करने जा रहे हैं वो जो नया चैप्टर अपना शुरू हो रहा है, बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन। बॉडी में कितने फ्लूइड्स हैं और उनमें से कैसे सर्कुलेशन होता है उनमें। तो सबसे पहले हम लोग ये बात कर लेते हैं कि बॉडी के फ्लूइड कौन कौन से हैं, है ना। उसके बाद फिर आगे देखेंगे कि उसका सर्कुलेशन कैसे होता है। देखिए यहाँ पे जो पहला फ्लूइड है वो है एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। देखिए इंट्रा सेलुलर और एक्स्ट्रा सेलुलर दो तरीके के फ्लूइड होते हैं। आपकी जो बॉडी है उसमें दो तरीके के फ्लूइड है, एक है इंट्रा सेलुलर फ्लूइड और दूसरा एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। इंट्रा सेलुलर फ्लूइड का मतलब हुआ कि मान लीजिए आप ये सेल थी, अब ये जो सेल है ये देखिए, आप इसे प्लांट सेल मत समझ लीजिएगा, आप नॉर्मल सेल बना रहे हैं आपकी बॉडी की। ये इस शेप की भी हो सकती है, अलग अलग डिफरेंट शेप्स हैं, तो ये मान लीजिए ये शेप की। इस सेल के अंदर ये न्यूक्लियस और ये जो पूरा लिक्विड भरा हुआ है, जैसे आप साइटोप्लाज्म कह रहे हो, भाई है तो लिक्विड ही ना। तो ये इंट्रा सेलुलर, सेल के अंदर जो फ्लूइड है, इंट्रा सेलुलर फ्लूइड, ठीक, ये अराउंड 40% तक हो सकता है, ठीक है। इसके बाद एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, भाई हर सेल के बीच में ये थोड़ी है कि कनेक्शन हो, कुछ सेल्स अलग भी हो सकती, तो इसके बीच में भी फ्लूइड भरा हुआ। ये सेल है, इसके बीच में फ्लूइड भरा हुआ, ये एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड हो गया। इसके अलावा कुछ फ्लूइड हमारा इन ट्यूब्स में बैठता है, आर्टरीज और वेन्स के अंदर, ये भी तो फ्लूइड ही है। तो आर्टरी और वेन में कौन रहता है, आर्टरी एंड वेन में कौन रहता है, यानी धमनी और शिरा में कौन कौन सा रुधिर बहता है, रुधिर। तो इसमें क्या हो गया, रुधिर बहेगा। तो ये वाला हो गया कौन सी चीज, ब्लड। आर्टरी और वेन में क्या बहेगा, ब्लड। और सेल्स के बीच बीच में यहां पे जो लिक्विड होता है इसे टिश्यू फ्लूइड कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, टिश्यू फ्लूइड, या इसी को हम लिम्फ बोलते हैं, टिश्यू फ्लूइड या लिम्फ। तो ब्लड और लिम्फ ये दोनों क्या हो गए, ये हो गए आपके एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, ठीक। अच्छा, अब हमें इनका सर्कुलेशन पढ़ना है। तो बॉडी फ्लूइड्स के बारे में तो हमने जानकारी ले ली कि हमारी बॉडी में दो तरीके के फ्लूइड हैं, और अब इसके सर्कुलेशन की बात करी जाए कि कैसे ही घूमते हैं। तो इंट्रासेलुलर फ्लूइड तो अपने आप से यही आसपास है, साइक्लोसिस होती रहती है, सेल में मूवमेंट होते रहते हैं और ये मूव कर सकता है सेल के अंदर ही अंदर, एक सेल। तो ये तो मूवमेंट हो गया, लेकिन अब हमें असली काम जो करना है वो ये काम करना है कि हमें ब्लड को चलाना। ये जो टिश्यू फ्लूइड है इसके लिए भी पूरा लिम्फ जो फ्लूइड है, लिम्फ के लिए भी पूरा लिम्फेटिक सिस्टम होता है। तो लिम्फेटिक सिस्टम और ब्लड के बारे में हमें पूरा पढ़ना पड़ेगा कि ब्लड कैसे सर्कुलेट हो रहा है और लिम्फ कैसे सर्कुलेट हो रहा है। पहले हम लोग इस वीडियो में बात कर लेते हैं कि ब्लड कैसे मूव करेगा और ब्लड का कंपोजिशन क्या है। सबसे पहले तो हमें यह पता होना चाहिए कि असल में ब्लड है क्या, किन किन चीजों से मिलकर ब्लड बना, ठीक है। तो ब्लड के दो कंपोनेंट है, प्लाज्मा और कॉर्पसल्स, और इन सबको पूरा हम चार्ट वाइज अब पढ़ाने जा रहे हैं। तो देखते हैं कि अब चार्ट में कैसे काम चलता है। तो देखिए यहां पे अब हम लोगों ने ये दो पार्ट में बांट दिया है ब्लड को। मेन जो ब्लड होता है, जैसे आपका ब्लड है क्या, ब्लड फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है। ब्लड क्या है, फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है, ये लिक्विड है, कनेक्टिव टिश्यू है, ठीक है, संयोजी होता है कनेक्टिव टिश्यू। होता क्या है कि ब्लड में आप अगर समझें तो जैसे आप शरबत बनाते हैं, तो क्या करते हैं, आपने एक बेस ले लिया, बेस क्या है, वाटर। अब इस वाटर में पहले चीनी मिलाएंगे, कोई रूह अफ़ज़ा मिला लेता है, कोई कुछ मिला लेता है, कोई कुछ मिला लेता है, इस तरह से नींबू भी डाल दिया। तो उसमें क्या होता है, कुछ सॉलिड कंपोनेंट होते हैं और कुछ लिक्विड में मिले हुए कंपोनेंट होते हैं, डिसॉल्व कंपोनेंट। तो जो लिक्विड कंपोनेंट है ब्लड का, हमने उसे कह दिया है प्लाज्मा। प्लाज्मा क्या हो गया, ये एक लिक्विड कंपोनेंट हो गया, पेल येलो कलर का दिखेगा और बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर होता है, साफ साफ। आप इसको ब्लड को जो है वो घुमाइए और रख दीजिए, तो नीचे की तरफ कॉर्पसल्स बैठ जाएंगे, ऊपर प्लाज्मा रहेगा। नीचे ब्लड कॉर्पसल्स रहेंगे, ऊपर प्लाज्मा रहेगा। तो ब्लड के दो कंपोनेंट्स हो गए, ब्लड कॉर्पसल्स या ब्लड के अंदर जो सेल्स मिलती है, कोशिकाएं, और दूसरा हो गया प्लाज्मा। प्लाज्मा को हिंदी में भी प्लाज्मा ही कहते हैं। 55% यानी 55% प्लाज्मा होता है और 45% कॉर्पसल्स होती है टोटल ब्लड। और टोटल ब्लड कितना होगा, अगर मान लीजिए
हम जैसे कहते हैं आपसे कि भाई साहब हमारे अंदर 5 लीटर ब्लड होता है, अमूमन यही कहा जाता है इन जनरल 5 लीटर ब्लड होता है। लेकिन अगर अब एक छोटा बच्चा है जो खुद ही 3 किलो 4 किलो का है, उसके 5 लीटर ब्लड होगा क्या? नहीं हो सकता। तो क्या कहता है, तो हमने यहाँ पे लिख दिया 8% ऑफ टोटल बॉडी वेट। आपका जो टोटल बॉडी वेट है उसका कितना हो जाएगा? 8% ले लीजिए, वो आपका क्या होगा? उतना ही ब्लड होता है लगभग लगभग। अब ब्लड कैसा है? स्लाइटली एल्कलाइन होता है, इसका पीएच 7.4 होता है। और ब्लड का पीएच 7.4 ही रहता है क्या? भाई हम कभी कुछ एसिडिक खा लेते हैं, कभी कुछ बेसिक पी लेते हैं, ठीक है, कभी हमने सोडा वाटर पी लिया और कभी हमने जो है वो आपकी बाकी चीजें खाई भी, तो क्या होता है, तो अगर बेसिक चीजें खा ली हैं या पी ली हैं तो क्या होता है कि हमारे ब्लड का तो बिगड़ जाना चाहिए पीएच, लेकिन पीएच बिगड़ता नहीं, सेम रहता है 7.4। ऐसा क्यों होता है, इसके बारे में भी बातें करेंगे। लेकिन पहले हम कॉम्पोजिशन को देखना शुरू करें कि किन किन चीजों से मिलकर बना है। तो ब्लड में पहले जान लीजिए कि कितना होता है। अगर एक एवरेज इंसान की बात करी जाए, जिसको हम लोगों ने बायोलॉजी में माना है कि एवरेज इंसान जो कि 6 फीट लंबा है, जिसकी 30 साल उम्र है, ठीक है, जिसका 60 किलो वेट है, उसका अगर ब्लड की बात करी जाए तो वो 5 लीटर के करीब होता है, अराउंड 5 लीटर उसका ब्लड होता है। आगे चीजें देखेंगे सर्कुलेटरी सिस्टम में कि कैसे पंप भी करता है हार्ट इसको, लेकिन फिलहाल इतना। और पीएच कितना होता है? 7.4 होता है। ठीक, दो चीजों से मिलकर बना है ब्लड। ब्लड में प्लाज्मा है जो कि इसकी लिक्विड फेज है, और कॉर्पसल्स या सेल्स है ये इसकी सॉलिड फेज है। ठीक, प्लाज्मा की बात पहले कर लेते हैं। 55% होता है, मान लीजिए टोटल 100% ये है तो उसमें 55% ये और 45% ये होगा। 55% में वाटर 90 to 92% होगा, 90 से 92% तक पानी होगा। किसका? प्लाज्मा का, टोटल प्लाज्मा। अब हम प्लाज्मा को एज अ 100% सॉल्यूशन मान रहे हैं, तो 100% में ये कितना हो गया? 90 से 92% हो गया, पानी ही होता है। फिर उसमें क्या क्या चीजें मिली होती? मिनरल सॉल्ट्स होंगे। मिनरल सॉल्ट जो अभी आपने खाना खाया था, मिनरल्स लिए थे, मान लीजिए आपने ओआरएस का घोल पी लिया तो उसमें भी मिनरल्स होते हैं। तो कौन कौन से सॉल्ट्स? क्लोराइड, बाइकार्बोनेट आयंस, सल्फेट या फॉस्फेट्स हो सकते हैं, सोडियम हो सकता है, पोटेशियम हो सकता है, कैल्शियम हो सकता है, मैग्नीशियम हो सकता है, और भी बहुत सारे हो सकते हैं। अब हमने आपको एक बात बताई थी अभी कि ऐसी कौन सी चीज है जिसकी वजह से ब्लड का पीएच नहीं बदल रहा है। आप खा भी तो सब कुछ रहे हो, भाई आपने नींबू पी लिया, नींबू पानी। अब जब नींबू पानी पिया तो सिट्रस होता है, सिट्रस फ्रूट खट्टे, खट्टा कौन है? एसिड। एसिडिक चीज होती है तो ब्लड तो एसिडिक हो जाना चाहिए, लेकिन ब्लड का पीएच कितना है? 7.4। तो इसमें एक बफर सॉल्यूशन होता है, एक बफर है, ब्लड का बफर कहलाता है सोडियम बाइकार्बोनेट। बफर वो होता है, बफर सॉल्यूशंस वो सॉल्यूशन होते हैं जिसमें आप चाहे एसिड डालो चाहे बेस डालो, उनके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, उनका पीएच सेम रहेगा, यानी वो न्यूट्रलाइज कर देंगे, जो कुछ भी जाएगा उसको न्यूट्रलाइज कर देंगे। बिल्कुल वही काम यहाँ पे सोडियम बाइकार्बोनेट करेगा। तो ब्लड के अंदर सोडियम बाइकार्बोनेट जो होता है वो न्यूट्रलाइजेशन का काम करेगा, ये ब्लड का बफर कहलाता है। न्यूट्रिएंट्स की बात करी जाए, जो आपने डाइजेस्टिव फूड मटेरियल लिया था, डाइजेशन होने के बाद किसमें मिलेगा? ब्लड में ही मिलेगा, तभी तो वो सर्कुलेट होकर पहुंचेगा अलग अलग जगहों पे। तो जो ब्लड है उसमें डाइजेस्टेड फूड मटेरियल भी होगा, जिसे न्यूट्रिएंट कहेंगे, जैसे ग्लूकोज, फैटी एसिड, फॉस्फोलिपिड्स, कोलेस्ट्रॉल, फैट्स, अमीनो एसिड और न्यूक्लियोसाइड्स, ये सारी चीजें ब्लड में मिली हुई होंगी। इसके अलावा प्लाज्मा प्रोटीन्स होती है, प्लाज्मा के अंदर कुछ प्रोटीन्स होंगी, जैसे एल्बुमिन होती है, ग्लोबुलिन होती है, इम्यूनोग्लोबुलिन होती है, प्रोथ्रोम्बिन होती है और फाइब्रिनोजेंस होती हैं। इम्यूनोग्लोबुलिन का काम क्या होता है? इम्यूनोग्लोबुलिन का काम होता है क्या कराना? इम्यूनोग्लोबुलिन का काम होता है इम्यूनिटी देना, इम्यूनिटी। एंटीबॉडीज भी कहते हैं इम्यूनोग्लोबुलिन को, एंटीबॉडी। एंटीबॉडीज होगी। अब एंटीबॉडी कितने तरह की होती है ये भी समझ लीजिए, यही इम्यूनोग्लोबुलिन। ऐसे आप कहिए कि एजेड मैं हूं, एजेड कौन हूं? मैं। ए जी ई और डी, ए जी ई डी और कौन हूं? मैं। तो इम्यूनोग्लोबुलिन ए, इम्यूनोग्लोबुलिन जी, इम्यूनोग्लोबुलिन ई, इम्यूनोग्लोबुलिन डी, इम्यूनोग्लोबुलिन एम, ये 5 तरीके की एंटीबॉडीज होती हैं ब्लड के प्लाज्मा में घुली हुई। और ये एंटीबॉडी के थ्रू आपको क्या मिलेगी? इम्यूनिटी मिलती। एंटीबॉडी का ही दूसरा नाम इम्यूनोग्लोबुलिन।
ठीक। एल्बुमिन का काम क्या होता है, ग्लोबुलिन का काम क्या होता है, ये आप बताएंगे हमें। तो एल्बुमिन का काम क्या हो गया, अभी आपने बताया क्या होता है। एल्बुमिन का काम होता है ऑस्मोटिक बैलेंस करना, ऑस्मोटिक बैलेंस। ये कौन सी वाला है भाई, ऑस्मोटिक बैलेंस। भाई सेल में ऑस्मोसिस होती है, परासरण जिसे कहते हैं, विसरण और परासरण। तो परासरण हो रहा है, ऑस्मोसिस होती है। अब ऑस्मोसिस का मतलब क्या होता है, आपसे हमने पहले बताया ऑस्मोसिस क्या होती है। ऑस्मोसिस का मतलब होता है कि सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स का एक सेल से दूसरी सेल में चला जाना। तो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल कहीं इधर सेल से निकल के दूसरी सेल में ज्यादा न चले जाए, तो उसको बैलेंस करने का काम कौन करेगा, एल्बुमिन करेगा। तो ऑस्मोटिक बैलेंस का काम कौन करेगा, एल्बुमिन। ग्लोबुलिन जो होते हैं ये इम्यूनोग्लोबुलिन बनाने में हेल्प करेंगे, यानी ये किसमें इन्वॉल्व होंगे, इम्यूनिटी में। तो ये क्या प्रोवाइड करेंगे आपको, इम्यूनिटी। एंड फाइब्रिनोजेंस का काम होता है ब्लड क्लॉटिंग कराना। अभी लास्ट में हम लोग देखेंगे कि कैसे ब्लड क्लॉटिंग होगी, ब्लड का ग्रुप कौन कौन सा होगा। अभी सारी चीजें देखने जा रहे हैं हम लोग, लेकिन धीरे धीरे पहले इसको देख लेते हैं। तो ब्लड क्लॉटिंग में ये हेल्प करेंगे कौन, फाइब्रिनोजेन। तीनों के नाम काम समझ में आ गया। एल्बुमिन बनता कहां, लिवर में, ये याद रखिएगा। एल्बुमिन कहां बनेगा, लिवर में, ठीक है। तो ये कुछ चीजें ऐसी है जिनको डायरेक्ट हम आपको जो बताते हैं लिख लिया करिए, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन ये पूछे गए। एल्बुमिन कहां बनेगा, लिवर में बनेगा, ऑस्मोटिक बैलेंस का काम करता है। ग्लोबुलिन का काम इम्यूनिटी देना होता है। इम्यूनोग्लोबुलिन्स जो है वो यही है आपके एंटीबॉडीज जिन्हें बोल रहे हैं हम। फाइब्रिनोजेंस जो है ये ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करेंगे, यानी रुधिर का थक्का जमने में। ब्लड जो है वो जब आपका कहीं कट जाता है तो अपने आप से ब्लड क्लॉट हो जाता है, जम जाता है, थक्का बन जाता है। तो ब्लड क्लॉटिंग में कौन काम करेगा, फाइब्रिनोजेंस। अभी बताएंगे कैसे होता है, ऐसे प्रोथ्रोम्बिन होते हैं, ठीक। तो एल्बुमिन, ग्लोबुलिन, प्रोथ्रोम्बिन, फाइब्रिनोजन, ये सब तुम्हारे जो है हेल्प करेंगे प्लाज्मा प्रोटीन से। इसके अलावा आते हैं एक्सक्रीटरी सब्सटेंसेस। आपके ब्लड में जहां पहुंचा, सेल्स के पास पहुंचा, तो ब्लड में क्या होता है, बहुत सारा एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट भी होते हैं। सेल्स ने अपने अपना बवाल सारा जितना भी था, नाइट्रोजनस वेस्ट, वो सब निकाल के किसको दे दिया, ब्लड को दे दिया। तो वो ब्लड भी के अंदर ही तो होगा, जैसे अमोनिया हो गया, यूरिया हो गया, यूरिक एसिड हो गया, ठीक है, और क्रिएटिन हो गया, क्रिएटिनिन हो गया, ये सारी चीजें। तो ये हम हटा दे रहे हैं, आप लिखते चलिएगा साथ साथ में, ये हम हटा दे रहे हैं, ठीक। अब अगली चीज क्या आती है यहाँ पे, अगली चीज आ रही है डिसॉल्व गैसेस। अगली चीज क्या है, डिसॉल्व गैसेस। घुली हुई अवस्था में जो गैसेस, जैसे जो आपको हम पिछला चैप्टर पढ़ाया था रेस्पिरेशन, तो रेस्पिरेशन में हमने आपको बताया था ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस में कि कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन इसमें घुली रहती है, और उनकी हमने पार्शियल प्रेशर भी बताए थे अलग अलग जगह पे। ऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा तो कितना पार्शियल प्रेशर होगा, टिश्यू में होगा तो कितना पार्शियल प्रेशर होगा, ये सारी बातें भी हमने आपको बताई। इसके अलावा एंटी कोआगुलेंट होते हैं, इसके ऊपर हम चर्चा बाद में करेंगे। हार्मोन्स की बात करिए, हार्मोन्स क्या होते हैं, आपने कहा हार्मोन्स किससे निकलते हैं, सबसे पहली बात हार्मोन्स निकलते किससे हैं, ये बहुत कम अमाउंट में निकलते हैं और एंडोक्राइन ग्लैंड से निकलते हैं। ये प्रोटीन के भी बने हो सकते हैं, अमीनो एसिड के भी बने हो सकते हैं, ठीक है। ये कई तरीके के हो सकते हैं हार्मोन्स, ठीक है, फैट के भी हो सकते हैं, कोलेस्ट्रॉल वाले। तो हार्मोन्स जो होते हैं वो एंडोक्राइन ग्लैंड से निकलते हैं, क्योंकि एंडोक्राइन ग्लैंड डक्टलेस होते हैं। अब हार्मोन निकलेगा मान लीजिए पैंक्रियास से, उसे काम करना है लिवर, इंसुलिन का काम ही होता है, पैंक्रियास से निकलता है और लिवर में काम करता है जाके। तो क्या होगा, तब उस कंडीशन में हार्मोन्स को क्या करना पड़ता है, एक जगह से दूसरी जगह तक जाना है, टारगेट ऑर्गन तक। तो जब टारगेट ऑर्गन तक जाएगी तो किसके थ्रू जाएगी, ब्लड के थ्रू, ब्लड में ही तो मिलके जाएगी। तो याद रखिएगा जितने भी हार्मोन्स हैं वो ब्लड के में घुले हुए ही रहेंगे। इसके अलावा बहुत सारे विटामिन्स होते हैं, ठीक है, ए डी ई के ये फैट सॉल्युबल, ठीक है, और बी और सी जो है तुम्हारे वाटर सॉल्युबल है। ऐसे ही एंजाइम की बात करी जाए, बहुत सारे एंजाइम भी प्लाज्मा में घुले हुए मिलेंगे, ठीक। अब बात कर लेते हैं एंटी कोआगुलेंट की। तो इसके लिए आप ये जरा समझिए कि जैसे आप अभी हमने बात करी कि ब्लड को जमाने में तो फाइब्रिनोजन काम कर रहा है,
फाइब्रिनोजन का काम है ब्लड क्लॉटिंग करना, लेकिन आपकी बॉडी के अंदर ब्लड क्यों नहीं जम रहा है यार, ये भी सोचने वाली बात है। जो टेस्ट ट्यूब के अंदर, हाँ, और आप टेस्ट ट्यूब के अंदर डालते हो तो उसमें भी नहीं जमता है, वहां पे भी कुछ एक सोल्यूशन मिला देते हैं। आप ब्लड बैंक को देते हो उसमें भी नहीं जमता है, लेकिन जैसे ही आपका खून बाहर निकलता है वो अपने आप जम जाता है। तो ना जमने वाली चीज जो ब्लड को जमने से रोक दे, यानी ब्लड के कोआगुलेशन को रोक दे, ब्लड का थक्का बनना यानी ब्लड का कोआगुलेशन होने को रोक दे, उसे कहते हैं एंटी कोआगुलेंट। और ये कौन है? ये है हिपैरिन, हमारे अंदर रहता है हिपैरिन। तो सबसे पहले हमारे अंदर जो ब्लड घूम रहा है, क्यों ब्लड घूम रहा है? क्योंकि हिपैरिन एक्टिवेट है। अब कहेंगे साहब आपको कहीं चोट लग जाती तो अंदर भी तो खून जम जाता है। हाँ, वहां हिपैरिन डीएक्टिवेट हो गया होगा तभी वो जम गया, समझ में आएगा? तो हिपैरिन कहीं डीएक्टिवेट भी हो सकता है, हमारी बॉडी के अंदर कहीं चोट लग गई, वो बाहर निकला, उसको ऑक्सीजन का कांटेक्ट हुआ और वो भाई साहब डीएक्टिवेट हो गया। जहां डीएक्टिवेट होंगे वहां पे जम जाता है खून, फिर वो धीरे 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 बाहर निकलता है हमारी बॉडी में से, क्लॉट जो होता है धीरे धीरे बाहर निकलता है। समझ में आई बात? तो एंटी कोआगुलेंट का मतलब होता है जो ब्लड को जमने से रोके, और वो भी हमारे प्लाज्मा में मिलेगा। इस तरह से हमने देखा कि प्लाज्मा में वाटर, मिनरल, न्यूट्रिएंट्स, मिनरल और न्यूट्रिएंट्स कह सकते हैं डाइजेस्टिव फूड मटेरियल्स, प्लाज्मा प्रोटीन, एक्सक्रीटरी सब्सटेंस, डिसॉल्व्ड गैसेस, एंटीकोगुलेंट, हार्मोन, विटामिन, एंजाइम, बहुत सारी चीजें प्लाज्मा के अंदर ही घुली हुई रहती है। अभी सिर्फ प्लाज्मा की बात हुई है, ब्लड में। अब बात करेंगे ब्लड कॉर्पसल्स की। किसकी बात करने जा रहे हैं? ब्लड कॉर्पसल्स, यानी ब्लड के अंदर जो सेल्स हैं। हमने आपको अभी बताया कि ब्लड क्या है, शरबत के जैसा है। तो शरबत में लिक्विड फेज तो आपने देख ली कि लिक्विड में क्या क्या है। अब सॉलिड जैसे आपने नींबू निचोड़ दिया तो नींबू के जो रेशे होते हैं, फाइबर्स होते हैं, वो तो दिखते हैं सॉलिड है। तो ऐसे सॉलिड चीजों को भी हम देखने जा रहे हैं यहाँ पे ब्लड कॉर्पसल्स में। ठीक है, आइए देखें ये कितने तरह की होती है। चलो देखते हैं कि अब फॉर्म्ड एलिमेंट्स यानी कॉर्पसल्स का क्या हाल है। तो आपको प्लाज्मा के बारे में पूरा बता दिया था, आपने लिख भी लिया होगा। अब फॉर्म्ड एलिमेंट्स यानी कॉर्पसल्स जो होते हैं वो तीन चीजें मिलती हैं, तीन कॉर्पसल्स। पहली होती है रेड ब्लड कॉर्पसल्स यानी आरबीसी, ऐसा लगा दीजिए सी यानी मेक पर प्लूरल हो गया। ब्लड व्हाइट ब्लड कॉर्पसल्स यानी डब्ल्यूबीसीज, और तीसरी होती है प्लेटलेट्स। आरबीसीज का दूसरा नाम होता है एरिथ्रोसाइट्स। क्या है? एरिथ्रोसाइट्स, आरबीसीज का दूसरा नाम। ल्यूकोसाइट्स डब्ल्यूबीसीज का दूसरा नाम, और थ्रोम्बोसाइट्स प्लेटलेट्स का दूसरा नाम। ठीक है, मेडिकल टर्मिनोलॉजी में इसे इस नाम से भी जानते हैं। अब बात कर लेते हैं कि इसकी काउंटिंग के कितना नंबर होता है, कितनी मात्रा में होती है ब्लड के अंदर। तो आपको जैसा कि हमने बताया था कि फॉर्म्ड एलिमेंट्स या इनको कॉर्पसल्स कहते हैं, ये होते हैं 45%। उसमें से 5.5 मिलियन पर मिलीमीटर क्यूब होती हैं आरबीसी। यानी अगर आपने ब्लड लिया है उसका 1 मिलीमीटर क्यूब ले लें, घन ले लें 1 मिलीमीटर क्यूब का, उसमें कितनी आरबीसी होगी? 5 to 5.5 मिलियन आरबीसी। इतनी सी जगह बहुत ज्यादा होती है, सबसे ज्यादा कहा जाए तो यही होती है। और अगर इनकी बात करी जाए तो कितनी होती है? 6000 से 8000 पर मिलीमीटर क्यूब होती है। और ये कितनी होती है? 1.5 लाख से 3.5 लाख पर मिलीमीटर क्यूब। ठीक है, 1.5 लाख to 3.5 लाख पर मिलीमीटर क्यूब। क्लियर? अगर इनके लाइफ स्पैन की बात की जाए, देखिए ये लगातार जिंदा नहीं रहेंगी, ये मरती रहेंगी और नई बनती रहेंगी। तो लाइफ स्पैन होगा इनका, एक जीवन काल होगा लाइफ स्पैन। ये 120 दिन जिंदा रहती है, ये लगभग 10 से 13 दिन जिंदा रहेंगे, और ये लगभग 1 हफ्ते जिंदा रहेंगे। ठीक है, अब देखते हैं आगे। तो तीनों के बारे में हमने आपको ये जनरल नॉलेज दे दी। अब जरा देखते हैं एक एक के बारे में, इंडिविजुअल पढ़ाई करते हैं। इन दोनों को अभी रोकते हैं, पहले हम आरबीसीज के बारे में बात करें। सबसे पहले आरबीसीज के बनने को क्या कहते हैं, तो समझ लीजिएगा, या ब्लड के बनने को क्या कहते हैं। सबसे पहले ब्लड के ही बनने क्या कहते हैं? हीमोपोइसिस। क्या कहते हैं? हीमोपोइसिस कहते हैं। ठीक, अब बात करते हैं आरबीसीज कहाँ बनती है या ब्लड कहाँ बनता है शुरुआत में। और फिर जब एक बच्चा एम्ब्रियो में होता है यानी माँ के पेट में होता है, गर्भ में, तब जो
बच्चे के अंदर ब्लड बन रहा है वो ब्लड आइलैंड्स के अंदर होता है, उसे क्या कहते हैं ब्लड आइलैंड। वो जगह जहाँ बनेगा उसे ब्लड आइलैंड कहते हैं। और ये ब्लड आइलैंड कहाँ मिलेंगे? दो जगह मिलेंगे, यॉर्क सैक और लिवर। याद रखिएगा ये पॉइंट, अभी याद कीजिए, यॉर्क सैक और लिवर। आपके यॉर्क सैक होता क्या है? 12th क्लास में जब हम लोग रिप्रोडक्शन चैप्टर पढ़ेंगे तो वहाँ बताएंगे एम्नियन, कोरियन, एरेंडोइस और यॉर्क सैक, ये एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन होती है किसी एक फीटस के अंदर। लेकिन अभी हम कोई बात नहीं करते हैं। ये समझिए कि ये एम्ब्रियो में, अर्ली एम्ब्रियो यानी कि जब ये 3 महीने से पहले का बच्चा है, तब उसमें ब्लड कहाँ बनेगा? यॉर्क सैक और लिवर के अंदर। 3 महीने पहले। हाँ, और जब 3 से 7 महीने का बच्चा होगा तब ये कहाँ बनेगा? ये स्क्रीन में बनेगा। लेकिन इन जनरल कहते जाता है ब्लड कहाँ बनता है? तो यॉर्क सैक और लिवर में बनता है, एम्ब्रियो में। ठीक। और अगर जब बच्चा पैदा हो गया, एडल्ट, तब धीरे धीरे पैदा होने के बाद बड़ा हो रहा है, तो क्या बड़ी बड़ी जो बोन्स होती हैं उनमें बनेगा बोन मैरो होती है। उनके अंदर बोन है, हड्डी के अंदर खाली जगह होती है, उस खाली जगह में एक लिक्विड भरा होता है, उस लिक्विड कहते हैं मैरो। वो असल में लिक्विड नहीं है, वो ग्रैनुलर स्ट्रक्चर है, उसे कहते हैं मैरो। तो रेड बोन मैरो होता है और वाइट बोन मैरो होता है, दो तरीके का। जी हाँ, तो वो जो रेड बोन मैरो है उसके अंदर बनेगी आरबीसीज। ठीक। अब थोड़ी और जानकारी इसमें, जनरल पॉइंट जैसे डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं वो भी समझ लीजिए कि आरबीसीज जो होती हैं वो एम्फीबियंस की लार्जेस्ट होती हैं पूरे वर्टिब्रेट में। जितने भी वर्टिब्रेट्स हैं कशेरुकी, उनमें सबसे बड़ी आरबीसीज किसकी है? एम्फीबियंस की है, एम्फीबियन। अब उसमें भी अगर बात करी जाए तो एम्फियूमा और प्रोटियस, ये दो नाम याद करिएगा। डायरेक्ट एम्फीबियन आ दिया उन्होंने, ये दे दिया, तो एम्फियूमा और प्रोटियस हैव लार्जेस्ट आरबीसीज। और इनका जो डायमीटर है, चौड़ाई है से तो 80 माइक्रोमीटर, ये माइक्रोमीटर न्यू बना। आरबीसीज ऑफ फ्रॉग, क्योंकि अब हमारे सिलेबस में फ्रॉग को भी ऐड कर दिया गया तो इसलिए याद करना पड़ेगा आपको कि आरबीसीज ऑफ फ्रॉग आर ओवल। कैसी है ये? ओवल होती है। ओवल एक शेप होता है, बाई कॉन्वेक्स और न्यूक्लिएटेड होती है, इसमें न्यूक्लियस पाया जाता है, जबकि तुम्हारे अंदर न्यूक्लियस नहीं होता। लेकिन आरबीसीज फ्रॉग की जो है उसमें न्यूक्लियस होता है। मस्क डियर जो होता है उसकी आरबीसी सबसे छोटी आरबीसी होती है, मस्क डियर। याद होता है पॉइंट? याद रखिए। इसके बाद ऊंट यानी कैमल और उसके ही जैसा एक और होता है, लामा कहलाता है। इसमें हैव ओवल एंड न्यूक्लिएटेड आरबीसी, जिसमें कैसे होगी? ओवल होगी और न्यूक्लिएटेड, बिल्कुल इसकी जैसे तो है, ओवल न्यूक्लिएटेड। अब इंसान की बात करी जाए यानी मैमल्स की बात करी जाए, इंसानों को इंक्लूड करते हुए मैमल्स, स्तनधारी जितने भी हैं मैमल्स, उनकी बात करी जाए तो उनमें कैसे होता है? उनमें ये सर्कुलर होती है या राउंड शेप की होती है, बाई कॉनकेव होती है और नॉन न्यूक्लिएटेड होती है। उसमें न्यूक्लियस आरबीसीज में न्यूक्लियस नहीं होता है। हाँ, नहीं होता। क्यों नहीं होता हमारे अंदर आरबीसीज में न्यूक्लियस? क्वेश्चन ये आरबीसी इसके अंदर न्यूक्लियस था, मजा आ रहा है, लेकिन क्यों नहीं होता? न्यूक्लियस अच्छा खासा बड़ा शेप न्यूक्लियस। और हमारी आरबीसीज का मेन काम क्या है? ऑक्सीजन को कैरी करना। ऑक्सीजन कैरी करने के लिए एक पिगमेंट होता है जिसे हीमोग्लोबिन कहते हैं। तो इवोल्यूशन जब हुआ, धीरे धीरे जब इवॉल्व हुए हम लोग, मतलब कहा नहीं जाता कि हम लोग हमारे पूर्वज ऐसे थे वैसे थे, तो उन पूर्वजों से जब हम इवॉल्व होकर यहाँ तक आए, इवोल्यूशन हुआ, तब क्या हुआ? उस इवोल्यूशन में हमें जब डिमांड ज़्यादा हुई ऑक्सीजन की, तो धीरे धीरे इसके अंदर के जितने भी कोशिकांग थे वो धीरे धीरे सेल ऑर्गेनल सारे हटा दिए। जैसे ना इसमें माइटोकॉन्ड्रिया होता, ना ही इसमें न्यूक्लियस होता, ना ही एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बॉडी होती, कुछ नहीं होगा। ज़्यादातर चीज़ें इसमें से गायब हो गई और उन सब की जगह पे क्या भरा हुआ है? हीमोग्लोबिन भर दिया है। आंसर मिल गया कि क्यों इसमें न्यूक्लियस नहीं होता है, क्योंकि हीमोग्लोबिन की डिमांड थी, क्योंकि हमारी बॉडी को ज्यादा सप्लाई करना है ऑक्सीजन की, तो हीमोग्लोबिन भर दिया जाता है उसकी जगह पे। ठीक, क्या भरा हुआ है? हीमोग्लोबिन। अब अगली और बड़ी बात क्या हो? अगली बात ये है कि हीमोग्लोबिन तो है, चलो हमने मान लिया, सब सही, हीमोग्लोबिन है, लेकिन हीमोग्लोबिन है, लेकिन अभी आप कह रहे हो कि साहब ये 120 दिन तो जिंदा है और इसमें माइटोकॉन्ड्रिया है नहीं। आपने अभी कहा कि माइटोकॉन्ड्रिया है नहीं, सेल ऑर्गेनल्स हैं ना, माइटोकॉन्ड्रिया तो 120 दिन ये जिंदा कैसे रहेगी?
रेस्पिरेशन तो करेगी करेगी, माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है तो क्या होगा, रेस्पिरेशन तो होगा। तो किस तरीके का रेस्पिरेशन करती है, एनारोबिक रेस्पिरेशन, अनऑक्सी श्वसन करती है, ये याद रखिएगा, एनारोबिक रेस्पिरेशन। तो ये 2-3 पॉइंट है, पकड़ लीजिएगा, याद रखिएगा। इसमें एनारोबिक रेस्पिरेशन होगा, किसमें, आरबीसीज में। अच्छा, आरबीसीज की जो काउंटिंग है, आरबीसी डब्ल्यूबीसी सबकी काउंटिंग जो है वो किससे करते हैं, हीमोसाइटोमीटर, एक यंत्र है हीमोसाइटोमीटर, उस इक्विपमेंट से हम नापेंगे, इसके काउंटिंग करेंगे नंबर्स। दूसरा एक पॉइंट यहाँ और लिखा है, द पैक्ड सेल वॉल्यूम या हेमाटोक्रिट वैल्यू। हेमाटोक्रिट वैल्यू जो होती है वो क्या होती है, इज द परसेंटेज ऑफ बॉडी वॉल्यूम मेड बाय सेल, यानी हमारी बॉडी का कितना वॉल्यूम सेल्स बना रही है, इसे क्या कहते हैं, हेमाटोक्रिट वैल्यू। ठीक, ये ध्यान रखिएगा। ठीक, अच्छा, हेमाटोक्रिट वैल्यू समझ में आगे क्या है कि कितना परसेंट ये सेल्स हमारी बॉडी का एक वेट बना रही हैं, दिस इज कॉल्ड हेमाटोक्रिट वैल्यू। ठीक है, अब अगर बात करी जाए आरबीसीज की, तो आरबीसीज कितनी होती हैं, आरबीसीज जो होती हैं वो वॉल्यूम ऑफ आरबीसीज जो है 1 लीटर या 100 ml ऑफ होल ब्लड। पूरे ब्लड का कितना होता है, मान लीजिए 5 लीटर, उसमें से 1 लीटर कौन बनाएगा, यही बनाएगा, हेमाटोक्रिट वैल्यू। ठीक, खैर इसको छोड़ दीजिए हेमाटोक्रिट वैल्यू को, लेकिन अब आपको यहाँ पे अगला पॉइंट जो मिल रहा है कि इसमें न्यूक्लियस आपने कहा के साथ नहीं होता, न्यूक्लियस नहीं, हेमाटोक्रिट का डायरेक्ट बस ये पॉइंट आएगा, न्यूक्लियस नहीं होता, तो नहीं होता हम मान गए, सही। अब आरबीसीज में ये न्यूक्लियस पहले तो होता होगा, तो आरबीसीज जब डेवलप हो रही होती है, हमने आपको बताया बोन मैरो से बनती, तो बोन मैरो से जब ये बनना शुरू होती है तो धीरे 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 एक से दूसरी सेल, दूसरे से तीसरी सेल, और ये मॉडिफाई होती चली जा रही होती है। हर सेल अपने आप में नई मॉडिफिकेशन लेके आती है। तो किस स्टेज में न्यूक्लियस जाता है, तो याद करिएगा, आरबीसीज यूज न्यूक्लियस ड्यूरिंग रेटिकुलोसाइट स्टेज। किस स्टेज में, जब ये रेटिकुलोसाइट टाइप हुई, एरिथ्रोब्लास्ट, नॉर्मोब्लास्ट, प्री नॉर्मोब्लास्ट, रेटिकुलोसाइट, इस तरह से फिर एरिथ्रोसाइट्स बनती हैं। समझ में आई बात? तो उसमें जो रेटिकुलोसाइट है ना, उस स्टेज में न्यूक्लियस गायब हो गया। उससे पहले पहले न्यूक्लियस मिलेगा, लेकिन उसके बाद न्यूक्लियस नहीं मिलेगा। तो किस स्टेज में न्यूक्लियस गायब हो रहा है, लूज कर रही है, रेटिकुलोसाइट्स। ठीक, ये आरबीसी से रिलेटेड बातें अभी हमने आपकी जनरल वाली बता दी। अब आरबीसी का स्ट्रक्चर क्या होता है, आरबीसीज कैसे बनती, तो आरबीसीज को बनाने के लिए एक हार्मोन निकलता है, उस हार्मोन का नाम है एरिथ्रोपोइटिन हार्मोन। क्या हार्मोन का नाम है, एरिथ्रोपोइटिन। और एरिथ्रोपोइटिन कहां से बनेगा, एरिथ्रोपोइटिन निकलता है तुम्हारी किडनी से। बहुत पूछा जाने वाला क्वेश्चन, काफी नीट में पूछा गया, एनसीईआरटी में भी छुपा के लिख दिया है उन्होंने, कहीं पे यहाँ नहीं लिखा, छुपा के लिखा है। तो एरिथ्रोपोइटिन जो है वो कहाँ से निकल रहा है, किडनी से। जब आप हार्मोन पढ़ेंगे जाके, हार्मोन में किडनी से निकलने वाले हार्मोन वहां लिखा हुआ है ये एरिथ्रोपोइटिन। ठीक, तो ये हो गया आरबीसीज जो बनती है उसके लिए किडनी से एक हार्मोन निकलता है एरिथ्रोपोइटिन, और तब ये आरबीसीज बनेगी। कहाँ बनती है तुम्हारे अंदर, लॉन्ग बोन्स के अंदर, लंबी लंबी जो बोन्स उनके अंदर, जैसे रिब्स की होगी, ठीक है, पसलियां। ठीक, चलिए यहां तक बात हो गई आरबीसीज की। अब इसके आगे बढ़ते हैं आरबीसीज में। अब एक टर्म आता है रॉलेक्स फॉर्मेशन। अब एक टर्म क्या आता है, रॉलेक्स फॉर्मेशन। ये क्या होता है, देखिए रॉलेक्स फॉर्मेशन क्या है कि जब आपने कहा कि आरबीसीज हैं, इनकी बाइकॉन्वेक्स सरफेस है इस तरीके से, तो बाइकॉन्वेक्स सरफेस होने का मतलब क्या होता है, ये ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन को चिपका सकती है, सरफेस एरिया बढ़ाती है। तो अब ये अगर एक दूसरे के ऊपर चिपकती चलेगी तो ये एक दूसरे के ऊपर पाइल अप हो जाएंगे, एक चट्टा ऐसा बना लेंगे, पाइल अप हो जाएंगे। इस पाइल होने को कहते हैं रॉलेक्स फॉर्मेशन। कोई दिक्कत नहीं सर। अब एक क्वेश्चन आता है कि मान लीजिए आपने आरबीसीज को उठाया और एक ऐसे सॉल्यूशन में रख दिया जो कि हाइपोटोनिक था। कैसा सॉल्यूशन था, हाइपोटोनिक। हाइपोटोनिक का मतलब है जिसकी सांद्रता बाहर कम हो और अंदर आरबीसी की सांद्रता ज्यादा, कंसंट्रेशन ज्यादा हो। तो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में रख दिया, या आप कहें डिस्टिल्ड वाटर में रख दिया, आरबीसी को डिस्टिल्ड वाटर में।
अब डिस्टिल वाटर में रखेंगे तो क्या होगा, पानी अंदर की तरफ जाएगा हाँ और आरबीसीज फूलेगी। बर्स्ट हो जाएगी। आरबीसीज कैसी हो जाएगी भाई, पानी जब भरता जाएगा तो क्या होएगा आरबीसीज का, बस तो बर्स्ट हो जाएगी, फट जाएगी और इसे कह देते हैं हीमोलिसिस। हीमोलिसिस। अगर आरबीसीज को उठा के 8% NaCl सॉल्यूशन में रखते हैं, 8% NaCl सॉल्यूशन में रखते हैं आरबीसीज को, यानी सॉल्यूशन जो आपके दिया है वो कैसा है, इसमें 8% क्या है NaCl, यानी हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, हाइपरटोनिक। तो क्या होगा, ये श्रिंक कर जाएगी, आरबीसीज क्या हो जाएगी, श्रिंक कर जाएगी। समझ में आगे बात है, ये 3 पॉइंट है, याद कर लीजिएगा। अब ये हीमोलिसिस क्या है, श्रिंक क्या करना, यानी हीमोलिसिस मतलब फट जाना। अब क्या होता है, मान लीजिए आपने कहा कि साहब 120 दिन पूरे हो गए आरबीसीज के, आरबीसीज के 120 दिन पूरे हो गए, अब मरेगी, तो मरने के लिए कहां जाती है, मरने के लिए ये पहुंचती है ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसीज। आरबीसीज में इसका जो है वो मटेरियल सेव होता है, लेकिन उससे पहले ये लीवर में जाएगी, कहां जाएगी, लीवर में, और लीवर में आरबीसीज टूटेगी। अब आरबीसीज जो टूटती है उसमें हीमोग्लोबिन होता है, हीमोग्लोबिन भाई कुछ है ही नहीं उसमें, तो हीमोग्लोबिन है, ऊपर की तरफ पूरी मेम्ब्रेन छाई हुई। अभी ब्लड ग्रुप के भी कॉन्सेप्ट देखेंगे यहीं पे। हीमोग्लोबिन जो है वो टूटेगा 2 पार्ट में, भाई मेम्ब्रेन तो हट जाएगी, हीम और ग्लोबुलिन या ग्लोबिन, ठीक है, ग्लोबिन या ग्लोबुलिन, ये इसका प्रोटीन पार्ट हो गया, ठीक। हीम जो होता है उसमें आयरन होता है, आयरन। अब आयरन Fe2 और Fe3 दो तरीके से मिलता है, तो यहां याद रखिएगा Fe2 के फॉर्म में मिलता है, Fe3 नहीं मिलता है। अब ग्लोबुलिन जो है ये आगे टूटेगी और टूटते टूटते ये बिलीरूबिन और बिलीवर्डिन में बदल जाएगी, बिलीरूबिन और बिलीवर्डिन। बिलीरूबिन जो है ये आपका बाइल में रहता है, बाइल पिगमेंट है, बाइल पिगमेंट दोनों ही है, दोनों ही बाइल पिगमेंट। लेकिन बिलीरूबिन का काम है किसका, किसको कलर देना, फीसेस को। ये जो आपकी फीसेस हैं ये उसको कलर देता है, यानी मल को जो एक स्पेशल कलर है वो जो कलर आएगा वो बिलीरूबिन की वजह से आएगा, फीसेस को कलर। और ये ज्यादा बढ़ जाता है तो पीलिया हो जाता है। हाँ, जब बिलीरूबिन ज्यादा बढ़ जाएगा तो पीलिया हो जाएगा। अच्छा, हीमोग्लोबिन की भी बात कर लेते हैं। हीमोग्लोबिन एक आदमी में कितना होता है, 100 ml में ये 15 ग्राम होता है। एक नॉर्मल आदमी के अंदर ये 15 ग्राम तक होता है, उसमें 12 ग्राम तक भी होता है। मेल और फीमेल में अलग अलग होता है, मेल के लिए 15 ग्राम तक रिक्वायरमेंट होती है, फीमेल में 17 ग्राम तक रिक्वायरमेंट होती है, लेकिन उससे ऊपर नहीं होगा। एवरेज हमने मान लिया 15 ग्राम होता है 100 ml। 12 ग्राम से अगर कम हो रहा है हीमोग्लोबिन तब आपको क्या हो गया है, तब आपको हो गया है एनीमिया। क्या हो गया है, एनीमिया। ज्यादा हो गया है, ज्यादा थोड़ी इतना हो जाता है, उससे ज्यादा होता ही नहीं है, लेकिन कम हो जाता है कभी कभी, तो क्या हो जाता है, एनीमिया। हीमोग्लोबिन की जो ग्लोबुलिन है ये क्या होती है, ये प्रोटीन की बनी हुई, इसमें 2 चेन होती है, 2 अल्फा चेन और 2 बीटा चेन, 2 अल्फा चेन होती है और 2 बीटा। एमिनो एसिड की बनी होती है, प्रोटीन है तो एमिनो एसिड का बना होगा, तो 2 अल्फा चेन जो होती हैं वो 141 एमिनो एसिड की बनी होती है, एमिनो एसिड की, और ये बीटा चेन जो है ये 146 एमिनो एसिड की। याद कर लो, 12th क्लास में बहुत काम आने वाला है, जब हम लोग पढ़ेंगे हीमोफीलिया तब उसमें ये सारी चीजें हम लोग फिर से पढ़ेंगे, तो अभी याद कर लोगे तो सही रहेगा। तो अल्फा चेन 141 अमीनो एसिड की है, बीटा चेन 146 है, टोटल कितनी है, 2 और 2 4 चेन होती है, ठीक। क्वाटरनरी स्ट्रक्चर है प्रोटीन का, बायोमोलिक्यूल में हमने पढ़ाया है। एनीमिया बहुत तरीके के होते हैं, परनीशियस एनीमिया, ये एनीमिया, वो एनीमिया, बहुत करीब 13 तरीके के एनीमिया होते हैं। हम अलग से वीडियो बना देंगे एक शॉर्ट, उस पे आपको 30 सेकंड में ये सारी चीजें मिल जाएंगी, एनीमिया कितने तरीके के होते हैं।
ठीक है, हाँ 30 सेकंड में सब बता देंगे, लेकिन फिलहाल ये समझिए कि अगर 12 ग्राम से कम है तो एनीमिया की कंडीशन आ गई है। ठीक, अब एनीमिया अलग अलग तरीके से हो सकता है विटामिन B12 की वजह से। तो अगर विटामिन B12 की वजह से कमी आ रही है, डिफिशियंसी आ रही है, तो कौन सा हो गया, तो अलग तरीके का एनीमिया हो गया। इसी तरीके से और भी एनीमिया होते हैं। ठीक, तो अभी हम उसके ऊपर चर्चा नहीं कर रहे, वरना हम लोग भटक जाएंगे अपने टॉपिक से। तो ये हीमोग्लोबिन के बारे में भी हमने आपको बता दिया। अब ब्लड ग्रुप के बारे में भी थोड़ा यही जान लीजिए, जब आरबीसीज की बात चली गई है तो यहीं पे ही ब्लड ग्रुप के बारे में जान लीजिए। सिकल सेल एनीमिया, थैलेसीमिया इसी से रिलेटेड डिजीजेस हैं, लेकिन अभी हम उसके ऊपर जा रहे हैं। अब हम थोड़ा सा ब्लड ग्रुप के ऊपर जा रहे हैं। आरबीसीज पे ही सब ये सारे काम क्योंकि डिपेंड कर रहे हैं, इसलिए हम पूरा यहीं से ही खींचे दे रहे हैं। फिर डब्ल्यूबीसी पे आएंगे तो फिर पूरा डब्ल्यूबीसी को निपटाएंगे। ठीक है, आइए देखते हैं। तो यहां क्या हुआ, आरबीसी जो होती है इसकी सरफेस के ऊपर स्पेशल टाइप के एमिनो एसिड्स का एक ग्रुप है। ठीक है, और भी बहुत सारी चीजें होती हैं, उन्हें कुल मिला के कह देते हैं एंटीजेंस। क्या कहते हैं इन्हें? एंटीजेंस कहते हैं। तो जब ये एंटीजन हो गए तो क्या होता है, इन एंटीजेंस के ही बेसिस पे यहां पे ब्लड ग्रुप डिसाइड होता है। आपको ब्लड ग्रुप दिखा देते हैं। तो स्पेशल टाइप के एंटीजन किसके ऊपर है? एंटीजन होते हैं आरबीसीज। हाँ, ऑन द सरफेस ऑफ आरबीसीज, एंटीजन कई तरीके के हो सकते हैं। ए टाइप हमने लिख दिया है, बी टाइप लिख दिया है, किसी में दोनों टाइप के हो सकते हैं और किसी में कोई एंटीजन नहीं होगा। ठीक है, अगर ए टाइप का एंटीजन है तो ब्लड ग्रुप कौन सा हो गया? ए। बी टाइप का एंटीजन है तो ब्लड ग्रुप बी। दोनों टाइप के हैं तो ए बी। अगर कोई नहीं है तो ओ। अफसोस हुआ, ओ, तो ओ ब्लड ग्रुप। अब एंटीजन के अगेंस्ट प्रोटेक्टर भी होते हैं कुछ, जो एंटीबॉडीज। हमने आपको इम्यूनोग्लोबुलिन के बारे में बताया था, प्लाज्मा एंटीबॉडी कहां होगी? प्लाज्मा में होती। ए के पास बी को मारने के लिए एंटीबॉडी, बी के पास ए को मारने के लिए एंटीबॉडी। इनके पास चूंकि ये दोनों ही रखते हैं तो इसके पास कोई एंटीबॉडी नहीं, इनके पास कोई नहीं है तो इनके पास दोनों के लिए एंटीबॉडी। एंटीबॉडी एक स्पेशल टाइप की प्रोटेक्टर है जो प्रोटेक्ट करेगी। ये प्लाज्मा में भी घुली अवस्था में। ठीक है, अब बात आ जाती है डोनर की, कौन कौन ब्लड दे सकता है? तो ए वाले के पास बी को मारने के लिए है, तो ना ये दे सकता है ना ये दे सकता है ए को, तो ए के पास ए वाले को तो ए ही वाला दे सकता है, और इसके पास कोई नहीं है तो इसको दे सकता है, ओ वाला। ऐसे ही बी वाले के पास बी वाला दे सकता है, और ये नहीं है तो ये वाला तो देगा नहीं, ये वाला ना ये देगा क्योंकि इसमें भी ए आ रहा है, तो कौन देगा? ओ ही देगा। ऐसे इसके पास कोई रक्षक नहीं, प्रोटेक्टर तो है नहीं, तो चाहे ए वाला हो, चाहे बी वाला हो, चाहे ए बी वाला हो, चाहे ओ वाला हो, सब इसे दे सकते हैं। यूनिवर्सल रिसीवर। हाँ, तो ये क्या हो गया? यूनिवर्सल एक्सेप्टर हो गया। यूनिवर्सल मतलब सर्वत्र है, यानी सबको सबसे ले लो। और ये भाई साहब इसके बाद दोनों के लिए तो इससे कोई नहीं दे सकता, सिर्फ इसके अलावा, तो इसको जो है सिर्फ ये एंटीजेंस का काम क्या होगा? तो ये यूनिवर्सल डोनर हो गया, ओ जो है यूनिवर्सल डोनर हो गया, सबको दे देगा। और यूनिवर्सल एक्सेप्टर कौन हो गया? ए बी। अब इसका काम क्या है? जब आप ब्लड चढ़ाते हो तो कहीं ब्लड आपका कहीं कोई दूसरा वाला ब्लड कहीं तुम्हारे न चल जाए, तो उससे बचाने का काम जो है ब्लड ग्रुप देख लीजिए। हमने एक वीडियो पूरी बनाई हुई है ब्लड ग्रुप कैसे टेस्ट होता है, और स्लाइड के ऊपर कैसे बनाते हैं, उसके सॉल्यूशंस आते हैं, ए और बी और ए बी वाले सॉल्यूशंस आते हैं। वो ब्लड की ड्रॉप्स लीजिए, उसके ऊपर टपकाइए, तो अगर वो बड़ी हो जा रही है या कुछ श्रिंक कर जा रही है तो अलग अलग टाइप के उसमें कलरेशंस होते हैं जिससे आप पता लगा सकते हैं कौन सा एंटीजेंस का क्या काम होता है? स्ट्रेन्स आप बताएंगे, सारी चीजें बताएंगे, ये सब उसी वीडियो में हमने बताया हुआ। अभी हम इसमें चर्चा नहीं करेंगे ज्यादा क्योंकि यहाँ फोकस रहते हैं सिलेबस के ऊपर ज्यादा। एंटीजेंस का काम क्या होता है? एंटीजेंस का बताया, तो एंटीजन का काम है रिकॉग्नाइज करना, पहचानना। अच्छा, नहीं। हाँ, कौन सा वाला आपका ब्लड ग्रुप है, ए है, बी है, ए बी है, तो हम लोग एंटीजन को पहचानते हैं।
ठीक है। और एंटीबॉडी का काम है प्रोटेक्शन देना, ये दूसरे के खिलाफ काम करेंगे, ये किसी दूसरे ब्लड को नहीं संभालेंगे अपने अंदर, उसे मार देंगे। और जैसे ही मरेगा तो क्या होगा, सारा ब्लड जो है वो क्लम्प बन जाएगा, गुच्छा बन जाएगा, कहीं जाके अटक जाएगा, और कहीं ब्लड अटक गया तो सर्कुलेशन ब्लॉकेज आ गया, खत्म, इंसान खत्म हो जाएगा। तो इसलिए क्या होता है कि खून को जब चढ़ाते हैं तो बिल्कुल वैसे ही देख के चढ़ाते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं यहीं पे एक और तरीके का एंटीजन मिलता है रिसस मैकैक बंडल। किसमें मिलेगा? रिसस मंकी के अंदर मिलता है एक स्पेशल टाइप का एंटीजन जिसे हम कहते हैं RH। तो जो रिसस मंकी होता है, हम लोगों ने जो मंकीज देखे अपने घर के आसपास देखे नहीं, वो लाल लाल वाले बंदर जो होते हैं, तो वो जो रिसस मंकी है उसके अंदर देखा गया कि उसकी आरबीसीज के ऊपर में एक स्पेशल टाइप का एंटीजन मिलता है जिसे RH एंटीजन कहते हैं। क्या कहते हैं? RH एंटीजन। यानी ये तो मिलेंगे ही मिलेंगे, AB और O, लेकिन स्पेशल टाइप का एक और एंटीजन है RH। 80% में देखा गया कि ये होता प्रेजेंट, बाकी बचे 20 में नहीं होता है। तो जिनमें RH ब्लड का ये RH का एंटीजन है उसे कह देते हैं हम RH पॉजिटिव, और जिसमें RH का एंटीजन नहीं होता उसे क्या कह देते हैं? RH नेगेटिव। तो हमने क्या करा, एक चीज ये देखिए RH का क्या काम कि साहब आपने तो कहा था AB O होता है और ब्लड ग्रुप चढ़ाने में AB देखते नहीं। अभी आप देखिएगा कि अगर मान लीजिए यहाँ एंटीजन A, इसके साथ में RH वाला भी है, तो क्या कह देंगे? A पॉजिटिव कहते हैं। अगर RH वाला भी मिल रहा है और A भी मिल रहा है तो क्या बन गया ब्लड ग्रुप? A पॉजिटिव। ऐसे ही अगर यहाँ B है और उसके साथ में RH मिल रहा है तो B पॉजिटिव। ऐसे ही यहाँ पे AB है, दोनों है और फिर मिल रहा है तो AB पॉजिटिव। और अगर यहाँ पे कोई नहीं है तो क्या है? O है, O के साथ में RH मिल रहा है तो O पॉजिटिव। इस तरह से ये 4 ब्लड ग्रुप और हो गए। A के साथ में RH मिल रहा है तो A पॉजिटिव, B पॉजिटिव, AB पॉजिटिव, O पॉजिटिव। अब A के साथ में RH नहीं मिल रहा है तो क्या करते हैं? A नेगेटिव, B नेगेटिव, AB नेगेटिव और O नेगेटिव। अब क्या हुआ, इसकी जरूरत क्या पड़ी? अब नेगेटिव और पॉजिटिव भी देख के मैच किया जाता है। हो सकता है नेगेटिव वाला पॉजिटिव वाले को खत्म कर दे, है ऐसा भी हो सकता है। हाँ, आओ देखिए एक केस है जिसमें RH पॉजिटिव फादर और RH नेगेटिव मदर। फादर और मदर में पॉपुलेशन हुआ और जो बच्चा बना तो मदर के अंदर ही बनेगा बच्चा। वो बच्चा RH पॉजिटिव वाला डोमिनेट करता है। आपने मेंडल के लॉ पढ़ा है, तो लॉ ऑफ डोमिनेंस में ये डोमिनेट करेगा और ये रिसेसिव रहेगा, तो बच्चे के अंदर क्या हो जाएगा? RH पॉजिटिव। ये किसका हो गया? फीटस का। देखिए फीटस कहते हैं बच्चे को जो पेट के अंदर रहता है, तो फीटस। तो फीटस हो गया RH पॉजिटिव, यानी इस माँ के अंदर ये RH पॉजिटिव वाला बच्चा है और इसके अंदर वो RH नेगेटिव है, और ये माँ के अंदर ये पल रहा है बच्चा जो कैसा है? RH नेगेटिव पॉजिटिव है। और माँ कैसी है? RH नेगेटिव मार नहीं। अब यहाँ हुआ क्या कि ये बच्चा इसके अंदर रहता है, ये प्लेसेंटा से कनेक्ट रहता है बच्चा, कुछ इस तरह से ये बच्चा यहाँ से प्लेसेंटा से कनेक्ट रहता है, ये बच्चा डेवलप हो रहा होता है। इस प्लेसेंटा से यहाँ ब्लड डिफ्यूज नहीं होगा, तो ये पॉजिटिव वाला ब्लड है और इसके पास नेगेटिव वाला ब्लड है। फिर क्या होगा? मर जाएगा। जैसे आपने वहां एंटीबॉडी देखी थी प्रोटेक्शन के लिए, ए के पास बी वाली एंटीबॉडी थी, बी के पास ए के लिए एंटीबॉडी थी, यानी अगर बी वाला आ गया तो वो मार देगा उसे। ए के अंदर बी वाला ब्लड डालोगे तो वो मार देगा। ऐसे ही यहाँ पे होता है कि पॉजिटिव नेगेटिव मां है और पॉजिटिव बच्चा, तो मां के अंदर एंटीबॉडीज बनने लगती है, एंटीबॉडीज बॉडी बनने लगती है, यानी इम्यूनोग्लोबुलिन्स। किसके अगेंस्ट में? इसके अगेंस्ट में अपनी बॉडी अलग। लेकिन पहली वाली जो बनती है वो इम्यूनोग्लोबुलिन M होती है, जो शुरुआत में बनती है इम्यूनोग्लोबुलिन M होती है। IG हमने आपको बताया था इम्यूनोग्लोबुलिन्स होती हैं प्लाज्मा में, तो इम्यूनोग्लोबुलिन M बनती है। इसलिए ये जो होती है ये इसे पार नहीं कर पाती प्लेसेंटा को, लेकिन अगली प्रेगनेंसी में ये पार कर जाएंगी और ये किसको मार देंगी? किसके ब्लड को?
बच्चे के ब्लड को ही डिस्ट्रॉय करने लगेगी, एनीमिया होने लगेगा। तो इसे क्या कहते हैं? एरिथ्रो। इस कंडीशन को क्या कहते हैं? एरिथ्रो। आरबीसी की को एरिथ्रो कहते हैं ना, तो एरिथ्रो ब्लास्टोसिस फीटेलिस। अच्छा सर, ऐसे इससे बच नहीं सकते? इससे बचने के लिए बहुत सारे तरीके हैं, आप बच सकते हैं, बिल्कुल बचते हैं। एरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटेलिस कंडीशन क्या कह रहे हैं? इस कंडीशन में हुआ क्या? बच्चे के अंदर एनीमिया हो गया, जॉइंटिस हो गया और ये सीवियर कंडीशन हो गई, हो सकता है बच्चा मर भी जाए। अच्छा, जब पैदा होगा ये कंडीशन कब होगी? जब आरएच पॉजिटिव फादर होगा, आरएच नेगेटिव मदर होगी, बच्चा आरएच पॉजिटिव ही रहेगा। और जब उल्टा हो, आरएच नेगेटिव हो, आरएच पॉजिटिव हो। एक मिनट रुकोगे, मेरी बात सुनोगे? आरएच नेगेटिव, क्योंकि इसके पास कोई आरएच का फैक्टर था नहीं, तो इसने सोचा कोई दूसरा ब्लड ग्रुप है, कोई दूसरा ही ब्लड है, तो उसके अगेंस्ट में इसने आरबीसी बनाना, वो एंटीबॉडी बनाना शुरू कर दी। लेकिन अगर ये आरएच पॉजिटिव होता और ये आरएच नेगेटिव होता, तो ये बच्चा अगर एंटीबॉडी बनाता तो मदर का ब्लड ज्यादा और मरेगा ही, खत्म ही नहीं होगा। तो आरएच पॉजिटिव मदर है और आरएच नेगेटिव बच्चा, तो कोई बात नहीं, ठीक है। लेकिन आरएच पॉजिटिव बच्चा और मदर आरएच नेगेटिव, तो बच्चे के ऊपर दिक्कत है। समझ में आई बात है? कोई दिक्कत इसमें नहीं। इस कंडीशन को एरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटेलिस कहते हैं। इससे बचने के लिए इम्यूनोसप्रेसर्स डालते हैं। मां को पहले से ही इम्यूनोसप्रेसर्स यानी उसकी इम्यूनिटी को कम कर दिया जाता है। ऐसी दवाएं दी जाती हैं जिससे उसकी इम्यूनिटी कम हो जाती है मां की। जब मां की इम्यूनिटी कम हो जाएगी तो एंटीबॉडी को बनाएगी। तो ये कंडीशन कहलाती है एरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटेलिस। और आप क्या, दो ब्लड ग्रुपिंग हो गई, आरएच ब्लड ग्रुपिंग भी होगी और एबीओ ब्लड ग्रुपिंग भी हो गई। समझ में आई बात या नहीं? तो ये आपको जो बात हमने बताई अभी तक, ये बात हमने बताई थी ब्लड की आरबीसी से रिलेटेड, ठीक है? समझ में आई बात या नहीं? तो आरबीसी में हीमोग्लोबिन की कमी आयरन की वजह से भी हो सकती है, फॉलिक एसिड या विटामिन B12 की वजह से भी हो सकती है, बहुत सारी चीजों की वजह से इसकी कमी हो सकती है, ठीक? बताओ कोई यहां तक दिक्कत है? नहीं। ये आरबीसी का काम पूरा हो गया। अब हम लोग आरबीसी के बाद पढ़ेंगे किसकी तरफ? WBC की तरफ बढ़ेंगे और WBC को देखेंगे कि व्हाइट ब्लड कॉर्पसेल्स का काम क्या होता है, कैसे काम करती है। चलिए आइए उसको भी देख लेते हैं। चलिए, तो अब हम लोग बात करेंगे ल्यूकोसाइट्स यानी WBCs की, ठीक है? ल्यूकोसाइट्स यानी WBCs की। अब टोटल ल्यूकोसाइट काउंट, देखिए TLC आपने ब्लड टेस्ट कराया होगा तो उसमें TLC और DLC लिखा जाता है। इसकी फुल फॉर्म होती है टोटल ल्यूकोसाइट काउंट और डिफरेंशियल ल्यूकोसाइट काउंट। क्या होता है इसके बारे में बाद में चर्चा करेंगे। फुल फॉर्म समझिए, TLC मतलब टोटल ल्यूकोसाइट काउंट, कितनी ल्यूकोसाइट थी, डिफरेंशियली कितनी ल्यूकोसाइट काउंट आएगा। अच्छा, ल्यूकोसाइट्स की खासियत, इसका शेप जो होता है ना, इसका शेप ये अमीबॉइड शेप होती है, अमीबा लाइक, यानी कि दे कैन चेंज देयर शेप, दे कैन चेंज देयर शेप। अमीबा के जैसे हैं और अपना शेप को चेंज कर सकती हैं। ये जो ल्यूकोसाइट्स होती हैं इनका शेप चेंज हो सकता है। देखिए हमने नंबर्स की बात बता दी थी, लाइफ स्पैन की बात बता दी थी पीछे, वो सब डिस्कस नहीं करते। और अपना शेप चेंज करने की चीज से पता क्या होता है, कभी कभी यहाँ पे जो ये कैपिलरी ब्लड कैपिलरी और ब्लड कैपिलरी में छोटे छोटे से पोर्स होते हैं, ये अपना शेप चेंज करके भाई साहब इससे बाहर निकल आएंगे। तो दे कैन स्क्वीज आउट ऑफ ब्लड कैपिलरीज। ये क्या कर सकती हैं? ब्लड कैपिलरी से स्क्वीज आउट हो सकती हैं, यानी कि आप जब किसी चीज को दबाते हो और दबा के उसको निकाल लेते हो, उसे कहते हैं स्क्वीज होना। तो आपने किसी चीज को दबा के निकाला तो यहाँ क्या होता है, ये इसमें से दब के निकल जाती है, कहते हैं स्क्वीज आउट फ्रॉम द कैपिलरीज। और ये प्रोसेस कहलाता है डायापेडेसिस, यानी कि WBCs का कैपिलरीज से बाहर आना क्या कहलाएगा? डायापेडेसिस कहलाएगा। ये याद रखिएगा। इसीलिए ये जो आसपास के लिक्विड है इसे कहते हैं लिम्फ। तो लिम्फ में कौन मिलेगी? WBCs मिल सकती है, ठीक है? लिम्फ में WBCs मिल सकती हैं, डायापेडेसिस होता है। चलिए अब हम इसको क्लासिफाई कर लेते हैं कि जो ल्यूकोसाइट्स हैं वो कितने पार्ट में डिवाइड।
देखें ल्यूकोसाइट्स जो होती हैं वो मेनली हमने दो पार्ट में डिवाइड कर दी। पहली हमने करी ए ग्रैन्युलोसाइट। ए ग्रैन्युलोसाइट इसलिए क्योंकि इसके साइटोप्लाज्म में कोई ग्रैन्यूल्स नहीं है, नो ग्रैन्यूल्स इन साइटोप्लाज्म। और दूसरी होती है ग्रैन्युलोसाइट्स। यानी कि इनके साइटोप्लाज्म में क्या मिलेंगे, इनके साइटोप्लाज्म में हमें ग्रैन्यूल्स देखने को मिल सकते हैं। तो जिसके साइटोप्लाज्म में ग्रैन्यूल नहीं देखने को मिलेंगे वो कौन हो गई, ए ग्रैन्युलोसाइट्स। और जिसके साइटोप्लाज्म में ग्रैन्यूल्स देखने को मिलेंगे उन्हें कहते हैं ग्रैन्युलोसाइट्स। ठीक, तो हम यहाँ नो ग्रैन्यूल लिख रहे हैं, इसमें आप क्या लिख सकते हैं कि ग्रैन्यूल्स आर प्रेजेंट इन साइटोप्लाज्म। ये बात यहाँ पे लिख लीजिएगा कि ग्रैन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, यहाँ एब्सेंट है नहीं। अब इसको तीन पार्ट में बांट दिया, इओसिनोफिल्स, बेसोफिल्स और न्यूट्रोफिल्स। यूसिनोफिल्स, बेसोफिल्स और न्यूट्रोफिल्स। और इसको दो पार्ट में बांटा है, लिम्फोसाइट्स और मोनोसाइट्स। तो इस तरह से ल्यूकोसाइट्स को इतने पार्ट में बांट दिया। इसको लिख लीजिए, तब तक आगे बढ़ते हैं। चलिए देखिए, तो हमने आपको बता दिया कि ग्रैन्युलोसाइट्स और ए ग्रैन्युलोसाइट्स कौन-कौन से होती हैं। अब हमने ग्रैन्युलोसाइट्स और ए ग्रैन्युलोसाइट्स का पूरा यहाँ चार्ट बनाया हुआ है। एक एक करके बात कर लेते हैं। पहले ग्रैन्युलोसाइट्स की बात कर लेते हैं। देखिए ग्रैन्युलोसाइट्स तीन तरीके की हैं, इओसिनोफिल्स, बेसोफिल्स और न्यूट्रोफिल्स। इओसिनोफिल्स का नाम ही बता रहा है इओसिन, जो एसिडिक डाई से स्टेन है, यानी जो कलर चढ़े इसके ऊपर। अगर हम कोई एसिडिक डाई लें और उससे इसे हम कलर करें तो इसमें कलर चढ़ जाए, तो इसे कह देते हैं इओसिनोफिल्स। तो ये एसिडिक डाई से स्टेन हो जाती है। ये बेसिक डाई से हो जाती है, जैसे मिथाइलिन ब्लू बेसिक डाई, ठीक है। और ये न्यूट्रोफिल से, ये दोनों से हो जाएंगी, इसलिए ये न्यूट्रल है। ये एसिडिक से भी हो जाएंगी और बेसिक से भी स्टेन हो जाएगी, इसलिए इसको हमने न्यूट्रोफिल्स कहा। यहाँ एक बड़ी खास बात है कि इसमें डिफरेंट टाइप के न्यूक्लियस मिलते हैं देखने को। न्यूक्लियस के अलग अलग शेप्स हैं, किसी में बाइलोब्ड है, किसी में मल्टीलोब्ड है, किसी में थ्री-लोब्ड है। और डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेंगे तो वो देख लीजिएगा जरा कि इसका न्यूक्लियस दो लोब होता है इओसिनोफिल्स का, बेसोफिल्स का थ्री-लोब्ड होता है और न्यूट्रोफिल्स का मेनी लोब्ड है। इसके अंदर बहुत सारे लोब होते हैं, यानी कि एक न्यूक्लियस बनाया ये इसके अंदर। पहली बात, ल्यूकोसाइट्स में न्यूक्लियस मिल रहा है। अच्छा, एक और बात, आरबीसीज और डब्ल्यूबीसीज। आरबीसीज का काउंट कितना होता है बताया आपको, 5 to 5.5 लाख मिलियन हो सकता है, और डब्ल्यूबीसीज 6000 से 8000। तो अगर आरबीसी और डब्ल्यूबीसी का रेशियो देखा जाए तो 600:1 का रेशियो है, यानी पर एक डब्ल्यूबीसी कितनी आरबीसी होती हैं, 600 आरबीसी। तो बहुत ज्यादा होती है आरबीसी। तो डब्ल्यूबीसी, आरबीसी में न्यूक्लियस होता नहीं, डब्ल्यूबीसी न्यूक्लियस होता। तो न्यूक्लियस है तो कैसा, किसी में बाइलोब्ड है, कुछ इस तरीके से दिखेगा न्यूक्लियस ऐसा, तो बाइलोब्ड न्यूक्लियस। किसी में ट्राइलोब्ड है तो तीसरा लोब भी बना लो इसी में, ऐसे 3 लोब हो जाएंगे। किसी में मल्टीलोब्ड है, ऐसे बहुत सारे लोब हो जाएंगे, ठीक है। ये इस तरीके से ऐसे बहुत सारे लोब हो गए, न्यूक्लियस ऐसा दिख रहा है, तो ये मल्टीलोब्ड न्यूक्लियस हो गया। तो न्यूक्लियस के अलग अलग शेप है। अच्छा, अब काउंटिंग की बात की जाए कितने कितने परसेंट होती है, तो सबसे ज्यादा अमाउंट में न्यूट्रोफिल्स, सबसे कम अमाउंट में बेसोफिल्स, और मॉडरेट है बीच वाली यूसिनोफिल्स है, 2 से 4% जरा से। लेकिन सबसे कम बेसोफिल, सबसे ज्यादा न्यूट्रोफिल्स 70 से 60%, ठीक। इसमें एक और खास बात है, इसमें इम्यूनोग्लोबुलिन ई के लिए रिसेप्टर्स हैं। तो इस वजह से क्या होता है, जब इम्यूनोग्लोबुलिन एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन हो गया, एंटीजन ने एंटीबॉडी को पकड़ लिया, तो उसको खाना पड़ेगा। उसको खाने के लिए ये पहचान सकती है कि भाई इसे खाना, फैगोसाइटोसिस करा लेती है। नंबर इंक्रीजेस, इसके नंबर बढ़ जाएंगे कब, जब कोई एलर्जिक रिएक्शन होगी, जैसे अस्थमा है या हे फीवर है, तो उसमें इस्नोफिलिया आ जाता है, यूसिनोफिल्स के नंबर बढ़ जाते हैं, ठीक। ऐसे बेसोफिल्स है, ये रिलीज करती है, इसके अंदर, इसके ग्रैन्यूल्स के अंदर होता है हेपेरिन और हिस्टामिन, ये रिलीज करती है हेपेरिन हिस्टामिन, बिल्कुल मास्ट सेल्स की तरह।
मास्ट सेल्स में हेपेरिन, हिस्टामिन, सेरोटोनिन तीनों रिलीज होते हैं, इसमें सिर्फ हेपेरिन और हिस्टामिन ही रिलीज होते हैं। इसके अलावा न्यूट्रोफिल्स के अंदर यहाँ एक बड़ी खास बात है कि यहाँ ड्रम स्टिक मिलेगी या बार बॉडी। लगभग 3% न्यूट्रोफिल्स फीमेल्स में, इसमें फीमेल्स में ये देखा गया कि 3% में ड्रम स्टिक या बार बॉडी भी देखने को मिली। ये कौन सी बला है, जरा इसको देखिए। आपकी फीमेल्स के अंदर जो क्रोमोसोम होता है XX होता है, इसका एक क्रोमोसोम होता है ना, ये डिसफंक्शन हो जाता है, कोई फंक्शन नहीं करता है, और वो इसमें कुछ इस तरह से अटैच हो जाता है। ये X क्रोमोसोम इस तरीके से दिखता है, इसलिए इसे क्या कह सकते हैं, ड्रम स्टिक, ड्रम की स्टिक की जैसे, या इसी को हम कहते हैं बार बॉडी। तो ये याद रखिएगा, बार बॉडी किसमें मिलती है, न्यूट्रोफिल से मिलती है। और ये एक्स्ट्रा X क्रोमोसोम की बात हो रही है। मान लीजिए किसी में XX 3 कंडीशन है, 3 X है, ऐसी फीमेल्स भी होती है जिसमें 3X कंडीशन भी मिलती है। आगे आपको पढ़ाएंगे 12th क्लास में, ये सारी चीजें मिलेंगी। तो 3X कंडीशन, गायनेकोमास्टिया वगैरह हो, तब इस कंडीशन में यहाँ पे 2 बार बॉडी बनेगी, एक तो मेन है, एक को छोड़ दो, इसके बाद जितने X मिलेंगे वो सब बार बॉडी में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो क्वेश्चन पूछा गया है कि कोई फीमेल है या कोई मेल है जिसमें XY कंडीशन है, तो बताओ इसमें कितने बार बॉडी होंगे, कोई नहीं। कोई फीमेल है जिसमें XX कंडीशन है, बताओ कितने बार बॉडी होंगे। भाई जरूरी नहीं है कि ये ह्यूमंस में, प्लांट्स में भी हो सकता है। तो बार बॉडी कितने होंगे, 3 बार बॉडी। समझ में आ गया। तो इस तरह से ये बार बॉडी का कॉन्सेप्ट भी आया और ये क्वेश्चन बार बॉडी के ऊपर बना। तो हमने जब बार बॉडी था तो समझा दिया आपको। अब आगे बढ़ते हैं। ये स्टिमुलेट करती है द प्रोडक्शन ऑफ इंटरफेरॉन्स। इंटरफेरॉन स्पेशल टाइप के प्रोटीन, ये क्या करते हैं, वायरस इन्फेक्टेड सेल्स हैं उससे के अलावा जो नॉन वायरस, जैसे मान लो एक ये वायरस इन्फेक्टेड सेल थी, ये वाली, इस पे वायरस का अटैक हो गया था, तो इस सेल ने क्या करा, इंटरफेरॉन निकाले जो अपने आसपास की सेल्स को प्रोटेक्ट करेंगे वायरस के इन्फेक्शन से, उन्हें कहते हैं इंटरफेरॉन। तो ये इंटरफेरॉन के प्रोडक्शन को स्टिमुलेट करेंगे, बढ़ावा देंगे, कौन, न्यूट्रोफिल्स। समझ में आई बात है। तो ये आपके तीनों हो गए कौन से, ग्रैन्युलोसाइट्स। अब आते हैं ए ग्रैन्युलोसाइट्स के ऊपर, और ए ग्रैन्युलोसाइट्स जो होते हैं, ए ग्रैन्युलोसाइट्स को बांटा है हमने 2 पार्ट में, लिम्फोसाइट्स और मोनोसाइट्स। लिम्फोसाइट्स जो होते हैं वो 20 से 25% तक होते हैं, जिसमें टी और बी लिम्फोसाइट्स आते हैं। ये टी टाइप के हो सकते हैं, अगर ये थाइमस में डेवलप होंगे तो ये टी लिम्फोसाइट, अगर ये बोन मैरो में डेवलप होंगे तो बी लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट और बी लिम्फोसाइट। समझ में आ गई। अब मोनोसाइट्स और मोनोसाइट्स भी होते हैं, लिम्फोसाइट्स। तो मोनोसाइट्स कौन से होते हैं, देखिए एक लिम्फोसाइट्स में 2 आ गए, एक मोनोसाइट हो गया और दूसरा लिम्फोसाइट हो गया। तो मोनोसाइट्स कितने होते हैं, 3 से 8% ही होते हैं, और ये लार्जेस्ट सेल है, सबसे बड़ी सेल, मैक्रोफेजेस कहलाती है, मैक्रोफेजेस भी कहते हैं, टिश्यूज में इन्हें मैक्रोफेजेस भी कहते हैं। इनका जो न्यूक्लियस होता है वो किस शेप का होता है, किडनी शेप या बीन शेप इसका न्यूक्लियस होता है। अगर हम कहें टिश्यूज में ये मैक्रोफेजेस की तरह बनते हैं, देखिए फेजेस का मतलब होता है भक्षण करना, ठीक है। न्यूट्रोफिल्स और मोनोसाइट्स दोनों फैगोसिटिक हैं, फेजिक हैं। न्यूट्रोफिल्स और मोनोसाइट्स दोनों फेजिक होती हैं। तो अब क्या करेंगे, ये भक्षण करेंगे, किसी चीज को खाएंगे, तो खाने के लिए अलग अलग नाम रखते हैं। जैसे कफ्फर सेल्स जो होती हैं वो लिवर में मिलेंगी, कफ्फर सेल्स, KUPFFER, कफ्फर सेल्स। हिस्टोसाइट्स, HISTOCYTS, हिस्टोसाइट्स ये कनेक्टिव टिश्यू में मिलेंगी। ऑस्टियोसाइट्स यानी बोन में मिलेंगी। इसी तरह से और भी नाम होते हैं, लेकिन यहां से हमने इतने नाम लिखे हैं, ये मैक्रोफेजेस कहलाते हैं। अब आ जाते हैं किस पे, लिम्फोसाइट्स पे। तो टी लिम्फोसाइट्स को फर्दर बांट दिया गया है 4 पार्ट में, टी हेल्पर, टी किलर, टी सप्रेसर और टी मेमोरी। ऐसे ही बी लिम्फोसाइट्स को भी बांट दिया गया है बी प्लाज्मा सेल्स और बी मेमोरी सेल्स में, ठीक है। अगर हम टी हेल्पर की बात करें तो टी जो हेल्पर वाला है ये क्या करता है, ये टी किलर को और टी बी प्लाज्मा दोनों को हेल्प करता है। क्या क्या हेल्प करता है,
किलर वाला डायरेक्ट किल कर देता है। किसी मान लो बैक्टीरिया वायरस था, डायरेक्ट किलर वाला जाएगा उसे खा लेगा, ठीक। और जो है सब प्लाज्मा वाला है, ये क्या करेगा, ये बना देगा एंटीबॉडी, ये याद रखिएगा। जो बी प्लाज्मा सेल्स हैं वो क्या बनाएंगे, एंटीबॉडी। और एंटीबॉडी कहाँ रहती है, मैंने आपको बताया था, एंटीबॉडी कहाँ रहती है, एंटीबॉडी आपको मिलती है किसमें, अरे यार अभी तो बताया था प्लाज्मा में। और प्लाज्मा कैसा है, लिक्विड है। तो एंटीबॉडी जिस तरीके की इम्यूनिटी देती है उसे कहते हैं ह्यूमोरल इम्यूनिटी, ह्यूमोरल इम्यूनिटी। इम्यूनिटी देंगे किस तरीके की, ह्यूमोरल, ह्यूमर का मतलब होता है लिक्विड, तो लिक्विड में इम्यूनिटी मिल रही है, इसलिए इसे क्या कह दिया हमने, ह्यूमोरल इम्यूनिटी, एंटीबॉडी की वजह से मिल रही। ऐसे ही किलर वाले ये डायरेक्ट क्या करेंगे, फैगोसाइटोसिस, फैगोसाइटोसिस का मतलब होता है भक्षण करना। क्या करेंगे, भक्षण कर लेंगे, सीधा सीधा जाएंगे बैक्टीरिया को चबा देंगे, खा जाएंगे। तो ये क्या कर रहे हैं, ये करते हैं इम्यूनिटी, ये भी दे। देखो दोनों से हमें बैक्टीरिया वायरस से बचाव मिल रहा है, इम्यूनिटी मिल रही है। तो एक इसकी वजह से मिल रही है और एक इसकी वजह से मिल रही है। तो अगर इसकी वजह से मिल रही है इसे क्या कहते हैं, सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। तो इम्यूनिटी कितने तरीके की हो गई, दो तरीके की। एक तो सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी जो कौन करेगा, किलर वाले, और जो ह्यूमरल इम्यूनिटी को कौन करेगा, प्लाज्मा वाले। ये टी लिम्फोसाइट्स के भी क्लासिफिकेशन हो गया। और मेमोरी इस बात को याद रखिए कि कैसे मारा था। सप्रेसर जब बहुत ज्यादा इम्यूनिटी हो जाएगी, सप्रेसर क्या करेगा, भैया आप प्रेस करो अब ना मारो, खत्म करो, हो गए सारे बैक्टीरिया, सप्रेस कर देगी। समझ में आया। इस तरीके से हमारे सारे ल्यूकोसाइट्स हो गए, पूरा ल्यूकोसाइट्स हमने एक साथ में एक ही नजर में पढ़ लिया। अब हम लोगों का बचा है थ्रोम्बोसाइट्स यानी प्लेटलेट्स, आखिरी टॉपिक है वो। उसके बाद ब्लड का कोआगुलेशन यानी जमना, बस खत्म हो जाएगा। देखिए इसमें कुछ चीजें हैं जैसे ल्यूकीमिया। ल्यूकीमिया क्या होता है, ब्लड कैंसर होता है जब आरबीसीज का काउंट बढ़ जाता है, यानी आरबीसीज एबनॉर्मली इंक्रीज कर जाए बहुत ज्यादा और लगातार बढ़ती चली जाए, जैसे ब्लड कैंसर हो गया, कंडीशन है ल्यूकीमिया। अगर फॉल इन डब्ल्यूबीसीज है, यानी डब्ल्यूबीसीज के बारे में बात कर रहे हैं, सॉरी, डब्ल्यूबीसीज जो है अगर अचानक से गिर जाए नंबर बहुत तेजी से, तो इसे कहते हैं ल्यूकोपीनिया। अब हम लोग आते हैं थ्रोम्बोसाइट्स। थ्रोम्बोसाइट्स यानी कि प्लेटलेट्स के ऊपर। ठीक है, प्लेटलेट्स के ऊपर। प्लेटलेट्स जो होती हैं ये आपको पता है कि कितनी होती हैं, 1.5 लाख से 3.5 लाख। 1.5 लाख से 3.5 लाख होते हैं, लगभग एक हफ्ते का इसका लाइफ स्पैन होता है। पीछे पढ़ाया है अभी, 1 घंटा हो गया होगा तो लगभग पीछे चीजें थोड़े थोड़े भूलने लगे तो उसको रिवाइज भी कराते चलेंगे। थ्रोम्बोसाइटोसिस, बिल्कुल इसी की तरह थ्रोम्बोसाइटोसिस, अगर नंबर में ये इंक्रीज कर जाए तो उसे कहते हैं थ्रोम्बोसाइटोसिस। और थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, इसका मतलब क्या हुआ, डिक्रीज इन नंबर। ठीक है, समझ में आई बात या नहीं। अच्छा, इसका फॉर्मेशन यानी फॉर्मेशन ऑफ थ्रोम्बोसाइट्स इज कॉल्ड थ्रोम्बोपोइसिस। एरिथ्रोसाइट्स का फॉर्मेशन क्या होता है, एरिथ्रोपोइसिस। एरिथ्रोपोइसिस के लिए एरिथ्रोसाइट्स यानी आरबीसीज के फॉर्मेशन के लिए कौन सा हार्मोन चाहिए, एरिथ्रोपोइटिन। कहां से निकलेगा, किडनी से। ठीक, और ये कैसा हार्मोन है, पेप्टाइड हार्मोन। ठीक, तो थ्रोम्बोपोइसिस मेगागैरियोसाइट्स होती हैं, स्पेशल टाइप की सेल्स हैं मेगागैरियोसाइट्स, बहुत बड़ी सेल्स होती हैं। इन बड़ी सेल्स के फ्रैगमेंट्स टूटने से, असल में ये क्या है, ये सेल्स नहीं है, ये फ्रैगमेंट्स हैं, छोटे छोटे टुकड़े टूट गए, इनको हमने क्या कह दिया, प्लेटलेट्स कह दिया, जो टुकड़े टूट गए किसके, मेगागैरियोसाइट्स के। तो मेगागैरियोसाइट्स के फ्रैगमेंट्स के थ्रू ये बनती है, इस प्रोसेस कहते हैं थ्रोम्बोपोइसिस। होता क्या, काम क्या होता है इसका, काम है कि जब कभी आपको इंजरी होगी, चोट वोट लग गई, तो प्लेटलेट्स स्पेशल टाइप के केमिकल्स रिलीज करती है जिन्हें कहते हैं प्लेटलेट फैक्टर या थ्रोम्बोप्लास्टिन। ये हेल्प करती हैं ब्लड क्लॉटिंग में। जब ब्लड निकलने लगता है तो ये प्लेटलेट फैक्टर ही होते हैं जो ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करते हैं। ये इस तरह से हमने प्लेटलेट्स के बारे में पूरा पढ़ लिया। अब अगर प्लेटलेट्स के बारे में पूरा पढ़ लिया है, यानी ब्लड के बारे में हमने पूरी जानकारी ले ली, ठीक। एक चीज आती है सीरम। क्या होता है, सीरम, एक शब्द आता है सीरम। ये क्या होता है,
ब्लड क्लॉटिंग। देखिए आपको प्लाज्मा में एक चीज पढ़ाना भूल गए जिसमें आते हैं प्लेटलेट क्लॉटिंग फैक्टर्स, बहुत सारे क्लॉटिंग फैक्टर्स होते हैं, हालांकि पढ़ाना क्या भूल गए, आपको पढ़ाया है प्रोटीन में एल्बुमिन, ग्लोबुलिन और फाइब्रिनोजन एक प्रोटीन क्लॉटिंग फैक्टर ही। तो ब्लड प्लाज्मा विदाउट क्लॉटिंग फैक्टर, विदाउट क्लॉटिंग फैक्टर इज कॉल्ड सीरम। ये याद रखिएगा, यानी कि आपका प्लाज्मा है जिसमें कोई क्लॉटिंग फैक्टर नहीं है, उसे क्या कह देंगे हम? सीरम। सीरम कह देंगे। ऐसे ही एक पॉइंट आता है लिम्फ। लिम्फ क्या होता है? लिम्फ क्या होता है? अगर ब्लड की बात करी जाए तो ब्लड में से लार्ज प्रोटीन और आरबीसीज को हटा दो, लार्ज प्रोटीन आरबीसीज को हटा दो, प्लेटलेट्स को भी अगर हटा दो तो जो बचेगा उसे हम क्या कहते हैं? लिम्फ कहते हैं। यानी ब्लड में से इतनी चीजें अगर हटा दो तो क्या बचेगा आपका? लिम्फ बचेगा, तो लिम्फेटिक सिस्टम। इसके अलावा एक और फ्लूइड होता है बॉडी फ्लूइड्स में ही, एक और फ्लूइड होता है सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड, सीएसएफ भी कहते हैं, सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड। शुरू में जहां से शुरू करा था वहीं वापस आके सारे फ्लूइड्स के बारे में बात कर दी हमने, जितने भी फ्लूइड्स थे। देखिए एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड्स था, इंट्रा सेलुलर फ्लूइड्स था, सीएसएफ हो गया, ये 3-4 तरीके के फ्लूइड्स होते हैं आपकी पूरी बॉडी में। उसमें से ब्लड के बारे में मेन हमें पढ़ना था, हमने पूरा पढ़ लिया, आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज, प्लेटलेट्स और प्लाज्मा क्या होता है। अब हम लोगों को ये पढ़ना है कि ब्लड क्लॉटिंग कैसे होती है। हमने ये भी पढ़ लिया कि ब्लड जो है वो उसके ग्रुप कितने होते हैं, आरएच फैक्टर क्या होता है, एरिथ्रोब्लास्टोसिस, फीटेलिस, एरिथ्रो का मतलब हो गया एरिथ्रोसाइट्स, ब्लास्टोसिस मतलब ब्लास्ट हो गया और फीटेलिस मतलब फीटस। आरएच पॉजिटिव और आरएच नेगेटिव का फैक्टर होता है, आरएच पॉजिटिव फादर है, आरएच नेगेटिव मदर है। इतनी बातें होंगी। अब हम लोगों का जो लास्ट टॉपिक बचा है वो है ब्लड क्लॉटिंग, कि असल में अगर खून जमना है तो कैसे जमे और कौन सी वो चीजें हैं जो ब्लड बैंक में मिला दी जाती है कि खून नहीं जमता। ठीक है, इसके बारे में बात करेंगे, तो चलिए वो भी देख लेते हैं और वीडियो को खत्म करते हैं। देखिए अब यहाँ हम लोग ब्लड क्लॉटिंग की बात करने जा रहे हैं ना। जो ब्लड क्लॉटिंग होती है उसमें आपका कोई टिश्यू इंजर हो गया है तभी तो ब्लड निकलेगा, तभी तो क्लॉटिंग होगी। तो होता क्या है, इंजर्ड टिश्यू और ब्लड प्लेटलेट्स, अभी प्लेटलेट्स के बारे में बताया कि प्लेटलेट्स जो हैं वो थ्रोम्बोप्लास्टिन निकालेंगी, जो प्लेटलेट फैक्टर होता है। ये दोनों अपने अपने फैक्टर निकालती है। इससे भी थ्रोम्बोप्लास्टिन निकलता है टिश्यू से, और ब्लड प्लेटलेट से भी थ्रोम्बोप्लास्टिन निकलता है, तो इसे प्लेटलेट फैक्टर 3 कहते हैं। और ये प्लेटलेट थ्रोम्बोप्लास्टिन से बना होता है फॉस्फोलिपिड का, और ये किसका बना हुआ है, ये लिपोप्रोटीन का बना हुआ है। दोनों का पोजीशन अलग है लेकिन कहते हैं थ्रोम्बोप्लास्टिन। अब ये कैल्शियम आयन और कुछ प्रोटीन्स के प्रेजेंस में ये कन्वर्ट हो जाते हैं दोनों प्रोथ्रोम्बिनेज एंजाइम, और प्रोथ्रोम्बिनेज जो होता है ये हिपैरिन को इनएक्टिव करता है। हमने आपको बताया कि हमारे अंदर हिपैरिन होगा जो एक एंटीकोगुलेंट है जो ब्लड को जमने से रोकेगा, तो ये इनएक्टिवेट कर देंगे किसको, हिपैरिन को। याद रखिएगा कौन सा मिनरल हमारे जरूरी है, एलिमेंट कैल्शियम आयन। इसके लिए प्रोथ्रोम्बिनेज क्या करेगा, इनएक्टिवेट करेगा हिपैरिन को, और साथ ही साथ प्रोथ्रोम्बिन, हमने आपको बताया था प्रोथ्रोम्बिन जब हमने बताया था प्रोटीन्स प्लाज्मा में, तो एल्बुमिन, ग्लोबुलिन और प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजन। एल्बुमिन बताया था लिवर में बनता है, प्रोथ्रोम्बिन भी लिवर में बनता है। प्रोथ्रोम्बिन के बनने के लिए पोटेशियम विटामिन के इज नेसेसरी फॉर द फॉर्मेशन ऑफ प्रोथ्रोम्बिन। तो प्रोथ्रोम्बिन कहां बनेगा, ये लिवर में फॉर फॉर्मेशन। ठीक है, किसमें, इन लिवर। अब हुआ क्या, प्रोथ्रोम्बिनेज ने इस प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में कन्वर्ट कर दिया। इनएक्टिवेट था, एक्टिवेट कर दिया इन प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम है। अब क्या हुआ, ये जो थ्रोम्बिन था इसने फाइब्रिनोजन को फाइब्रिन में कन्वर्ट कर दिया। फाइब्रिनोजन क्या होता है, ये छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स होते हैं, और फाइब्रिन क्या हो गया, ये पूरा फ्रेगमेंट हो गया, ऐसे बड़े बड़े धागे बन गए। अब ये जो धागे बन गए, जो आपकी चोट लगी हुई थी वहां ये धागे बन गए, यही तो है फाइब्रिन। अब इन धागों में जो आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज है वो फंस जाएंगे तो बाहर नहीं निकलेंगी। जब बाहर नहीं निकलेगी तो क्या होगा, मान लीजिए यहाँ कटा हुआ है तो अंदर से आकर फंसती जाएगी, तो क्या होगा, एक पूरी लेयर बन जाएगी, और वो जो लेयर है उसी को तो कह दिया हमने क्लॉट। तो ब्लड सेल्स और फाइब्रिन मिला के क्या बन गया,
क्लॉट बन गया, पूरा क्या बन गया, ब्लड क्लॉट, उधर का थक्का बन गया। हम इसको 3 स्टेप में बांट सकते हैं, यहां से और यहां तक स्टेप फर्स्ट है, यहां से यानी प्रोथ्रोम्बिनेज से लेके और जब ये थ्रोम्बिन बना रहा था वहां तक स्टेप सेकंड हो गया, और ये जब थ्रोम्बिन के बाद का आगे फाइब्रिनोजन से और क्लॉट बनने तक का स्टेप थर्ड हो गया। क्लियर हो गया? कोई दिक्कत इसमें नहीं? तो ये बात अगर आपको क्लियर हो गई है तो भाई साहब अब आपका ब्लड क्लॉटिंग पूरा हो गया कि इस तरह से ब्लड क्लॉट बना। कभी कभी क्या होता है, पपड़ी हमारी जम गई होती है और उसमें से हल्का सा छूट जाए, उसमें से हल्का सा पानी ऐसा निकलने लगता है, लिक्विड वो बह जाता है, वो जमता नहीं, वो बह जाता है, वो लिक्विड जो निकल रहा है ऐसे वही सीरम है, प्लाज्मा विदाउट क्लॉटिंग फैक्टर, उसी को तो सीरम कहा था अभी हमने, वो सीरम है। ठीक है, समझ में आ गई बात ये नहीं? यहां तक हो गया। तो एक बार फिर से देखते हैं ब्लड क्लॉटिंग जो होती है या ब्लड कोआगुलेशन कैसे होता है। इंजर्ड टिश्यू से निकलता है थ्रोम्बोप्लास्टिन, ब्लड प्लेटलेट से प्लेटलेट थ्रोम्बोप्लास्टिन। थ्रोम्बोप्लास्टिन इंजर्ड टिश्यू का बना होता है लिपोप्रोटीन का, जबकि प्लेटलेट वाला बना होता है फॉस्फोलिपिड का। ये दोनों कैल्शियम आयन की प्रेजेंस में एक्टिवेट होकर बनाएंगे प्रोथ्रोम्बिनेज एंजाइम, और ये प्रोथ्रोम्बिनेज जो थ्रोम्बिन है उसको एक्टिवेट करेगा, प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में इन प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम। ये जो थ्रोम्बिन है और साथ ही साथ प्रोथ्रोम्बिनेज इनएक्टिवेट कर देगा हिपैरिन को। ये जो थ्रोम्बिन है ये फाइब्रिनोजन को फाइब्रिन में कन्वर्ट कर देगा। फाइब्रिन ये धागे हैं, इनमें ये आरबीसी या डब्ल्यूबीसी या प्लेटलेट्स आके फंस जाएंगी, जिसे हम कहते हैं क्लॉट। फाइब्रिन प्लस ब्लड सेल्स क्लॉट। प्रोथ्रोम्बिन एंजाइम बनने के लिए जो प्रोथ्रोम्बिन बनने के लिए प्रोटीन है, ये बनने के लिए विटामिन के की जरूरत होती है। तो विटामिन के की जरूरत होती है, ये किसमें बनना है, लीवर में बनना है। जरा ध्यान रखिएगा दो बातें, विटामिन कौन सा चाहिए ब्लड क्लॉटिंग के लिए, के, और एलिमेंट कौन सा चाहिए, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, कैल्शियम आयन की जरूरत पड़ती है और विटामिन के की जरूरत पड़ती है ब्लड क्लॉटिंग। यहां तक ब्लड से रिलेटेड ऑलमोस्ट सारी बातें होंगी। जो लिम्फ का बचा हुआ है थोड़ा सा, वो लिम्फेटिक पूरा सिस्टम बताएंगे, उसमें बता देंगे लिम्फ क्या होता है, टिश्यू फ्लूइड या लिम्फ, ठीक है, वो पूरा बता देंगे। लेकिन यहां तक ब्लड का पूरा कॉन्सेप्ट हो गया, ब्लड से रिलेटेड जितनी भी बातें थी सारी हो गई। अब अगर आपको ये सारी चीजें समझ में आ गई हो, इसके बाद की वीडियोस में हाँ एनसीईआरटी को हम रेफर कर रहे हैं, आप एनसीईआरटी पढ़ लीजिएगा, उसमें से सारी चीजें आपको मिल जाएंगी। इसके बाद की वीडियो में हम लोग बात करेंगे आपके हार्ट की, और हार्ट कैसे पंप करता है उसके बारे में बात करेंगे। यहाँ तक अगर चीज़ें समझ में आ रही हो, उम्मीद करते हैं आपको सब कुछ समझ में भी आया होगा। अगर कुछ नहीं समझ में आता है तो कमेंट सेक्शन में डाल के आप पूछ सकते हैं। हैव अ नाइस डे, और चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट जरूर करें। हैव अ नाइस डे।